Hello, good morning student. I hope you are all fine student. So student, let's start study. लेसन फर्स्ट यानी अध्याय फर्स्ट. ओके स्टूडेंट, लेसन अध्याय फर्स्ट, जीवों का विकास, इवोल्यूशन. क्या है चैप्टर हमारा? जीवों का विकास, इवोल्यूशन. पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं. आप सब जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ पर लाखों और हजारों की संख्या में यहाँ पर क्या है? जीव की प्रजातियां हैं. इनमें से कुछ जीव से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है. आपने जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उसको क्या सब जीव जंतुओं को आपने देखा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है. हमने अभी भी सारे जीव जंतु को देखा नहीं है. हमने सिर्फ कुछ के बारे में सुना है और कुछ के बारे में तो अब अभी हम जानते भी नहीं हैं. कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए यानी वो कैसे विलुप्त हो जाते हैं? मतलब कि या तो इन्वायरमेंट जो है उनके अगेंस्ट हो जाता है. जब पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है उस उनके अगेंस्ट हो जाए और जब वो इन्वायरमेंट में अपने को लिव यानी जिंदा नहीं रख पाते तो फिर वो विलुप्त हो जाते हैं. जैसे आजकल बहुत ढेर सारी जो जातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं. जैसे इसमें एक पांडा है, विलुप्त है. हमारा वाइट एलिफेंट है, वो भी विलुप्त है. स्टार फिश है, ये भी विलुप्त प्रजाति में आ रहे हैं. यानी कि जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं. तो आप उसमें आप और भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा जो विलुप्त है वो उस विलुप्त एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स हैं. उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है. या तो उनके अवशेष या उनके जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है. यानी कि इससे पहले जो अभी जो जीव हैं उनसे पहले भी बहुत सी जीव ऐसे थे जो विलुप्त हो गए. जैसे आर्कियोप्टेरिस एक ऐसा पक्षी था जिसमें सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स के भी करैक्टर थे और बर्ड्स के भी करैक्टर थे. लेकिन फिर वो क्या हुआ कि वो धीमे धीमे एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया. फिर इन्हीं में से एक डायनासोर को आप सब बच्चे अच्छे से जानते हैं. डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा. पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं. जैसा कि जबलपुर के आसपास लमेटा घाट में, नर्मदा घाटी में सिर्फ यानी कि लमेटा घाट में. ओके बच्चों, यानी कि इनके हमको अवशेष मिल रहे हैं वो कहाँ के आसपास है? जबलपुर के आसपास लमेटा घाट में. नर्मदा घाटी में कई जगह इनकी प्राकृतिक आवास रहा है. किनका प्राकृतिक आवास? डायनासोर का. यानी कि नर्मदा घाटी में कई जगह पर डायनासोर का प्राकृतिक आवास रहा है. हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था. यानी कि जब अब जो रिसर्च हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो इनके अवशेष मिल रहे हैं उससे ये पता चलता है कि पृथ्वी पर ये विविध प्रकार मतलब डिफरेंट तरह के थे. एक ही तरह की नहीं थे डायनासोर. आप लोगों ने सब बच्चों जुरासिक पार्क मूवी देखा होगा, उसमें कई तरह के डायनासोर दिखाए गए थे ना. एक तो मांसाहारी डायनासोर था कार्निवोरस, एक हर्बीवोरस डायनासोर था और एक पक्षियों की तरह उड़ने वाले डायनासोर थे. तो कई तरह के डायनासोर दिखाए गए थे. तो ये नहीं आप कह सकते कि जो डायनासोर है वो सिर्फ एक प्रकार का कार्निवोरस ही थे. उसमें कई प्रकार की विविध प्रकार यानी डिफरेंट तरह के डायनासोर थे. फिर है कि एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का तो बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का था. आप लोगों ने उसमें भी देखा था एक बहुत बड़ा बिग एनिमल्स के रूप में डायनासोर दिखाया गया था बच्चों जुरासिक पार्क में.
उसका फाइनल एंड तक आप लोगों ने देखा था कि वो किस तरीके से हमारे अर्थ से डिस्ट्रॉयड हुए, ख़त्म हुए। तो इसको भी आप लोगों ने, उस मूवी बहुत से बच्चों ने देखा होगा, बहुत अच्छी मूवी थी वो। तो उसमें पूरी तरीके से डायनासोर के पूरी लिविंग्स लाइफ को उसमें दिखाया गया था। देखिए, इनमें से कुछ मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी, यानी कि अगर एक छोटा से छोटा हम डायनासोर लेते हैं तो वो 50 सेंटीमीटर का छोटा से छोटा होता है। 50 सेंटीमीटर आप समझ रहे हैं ना? हाँ, यानी 1 मीटर का आधा, 50 सेंटीमीटर। और डायनासोर जो होते हैं लगभग बड़ा से बड़ा वो 40 मीटर का होता है। और इनमें से कुछ कार्निवोरस होते हैं यानी मांसाहारी, कुछ हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। कोई 2 पैर पर चलने वाला, कोई 4 पैर पर, तो कोई उड़ने वाला। अभी हमने बताया था कि कोई 2 पैर पर चलने वाला था, तो कोई 4 पैर पर, कोई उड़ने वाला। डायनासोर के समय में उसमें पहले कई प्रकार के पौधे भी पाए जाते थे। जब डायनासोर का युग था उस समय में, तो उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकार के शैवाल थे, फर्न थे, मांस थे, साइकस थे, गिंको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे, और तिलचट्टा यानी काकरोच भी। आज के पक्षियों को डायनासोर का छोटा रूप ही माना जाता है। इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी होती जाएगी। अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की सूची बहुत लंबी होती जाएगी, यानी कि डायनासोर जो आज के पक्षियों को डायनासोर का छोटा रूप ही मानते हैं। और अगर आप देखेंगे बच्चों, तो डायनासोर के समय और उससे पहले कई प्रकार के पौधे भी पाए जाते थे, और उन पौधों में एल्गी था, फन था, मांस था, साइकस था, गिंको आदि पौधे जो प्लांट्स थे वो भी पाए जाते थे। चूहे यानी और स्तनधारी प्राणी भी तब भी थे, तिलचट्टा यानी काकरोच भी। यानी कि उस डायनासोर के युग में पाए जाने वाले अगर कोई मैमल्स में पूछे तो हमारा क्या था? माउस और काकरोच। जो इंसेक्ट में आया था वो क्या था? काकरोच। ओके। और जो हमारे प्लांट्स में एल्गी था, फन था, मांस था, साइकस था, गिंको आदि। डायनासोर के खत्म होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। जैसे ही डायनासोर खत्म हुए तो हमारे और बिग एनिमल्स जैसे हाथी, एलिफेंट, जो आप सब बच्चे एलिफेंट्स को देखे हुए हैं, लगते हैं वो बड़े से बिग एनिमल्स है ना, तो जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। जो आजकल है बच्चों, उनमें से जब डायनासोर के युग में कुछ जो जीव पाए जाते थे, उनमें अभी भी कुछ की प्रजातियां हैं, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी, जो डायनासोर के युग में नहीं थे। यानी कि जब डायनासोर का युग था तब मनुष्य और हाथी जो थे वो डायनासोर के युग में नहीं होते। अब यहाँ पर देखिए दिया है, क्या आप जानते हैं गिंको नामक ये पेड़ डायनासोर के युग का है, और हिरोशिमा में एटम बम में सब कुछ ध्वस्त होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव यही था। जब हिरोशिमा में एटम बम से जब सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया था, तो सबसे पहला पनपने वाला जो हमारा लिविंग था वो क्या था? सजीव, यानी जो लिविंग था वो बच्चों ये गिंको प्लांट्स था। सोचिए ये कितना स्ट्रांग था, जो इतना ध्वस्त होने के बाद भी ये अपने को फिर पनप पाया, यानी ये अपने को पनपा पाया। फिर अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन, जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे, या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। और आप कभी सोचते हैं कि ये कैसे हुआ होगा कि इतने ये जो थे जीव हमारे, जो जितने एनिमल्स थे इनमें से कुछ एनिमल्स खत्म हुए, फिर नए नए एनिमल्स बने, और उन एनिमल्स में क्या चेंजेस आया, ये कैसे हुआ होगा। अभी इससे पहले आप लोगों को थिंकिंग करने को कहा गया था कि आप लोग सोचिए कि कैसे नए जीव बने होंगे, कैसे उनमें इतने चेंजेस आए होंगे। तो बच्चे जो जीव अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी इन्वायरमेंट में रहने योग्य ढाल लेते हैं, वे क्या होते हैं? वही आगे बढ़ पाते हैं।
यानी वो अडॉप्ट कर लेते हैं ना अपने को एक एनवायरनमेंट के थ्रू, और फिर वो अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं तो उन जीवों की संख्या भी बढ़ती है और वो फिर वो बच भी पाते हैं और उनमें एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आता है। यानी कि इन्वायरमेंट में जो अपने को ढाल नहीं पाते, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनमें कुछ चेंजेस आता है, तो वो चेंजेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर धीमे धीमे एकदम नई सी प्रजाति लगने लगती है। यानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आता है, इसको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जीवों के विकास में आवास और उनका प्रभाव, ये देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जीवों का जो विकास हुआ उनके हैबिटेट में उनका क्या था, आवास, और उनका प्रभाव क्या था, इसको देखते हैं। आपने पिछली कक्षा में प्राकृतिक वास अध्याय से ये जाना था कि किसी भी जीवों की आवास में उनकी बुनियादी जरूरत की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। बच्चों, इससे पहले आपने क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़ा था प्राकृतिक वास। उसमें देखा था कि जो कानी मछली थी वो कुटुम्बसर गुफा में अपने को रहती थी। वो क्यों रहती थी? क्योंकि वो वहाँ पर उससे भोजन, सुरक्षा और प्रजनन जैसी चीज़ें वहाँ पर थी। इस तरीके से वो वहाँ पर रही और उसकी जो ज़रूरत थी, बुनियादी ज़रूरतें, वो उसकी वहाँ पर पूरी हुई और फिर वो वहाँ पर सरवाइव कर पाई। तो यानी कि इससे पिछली कक्षा में अभी हम लोगों ने प्राकृतिक वास में एनिमल्स को पढ़ा था। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने में उनकी संख्या में वृद्धि होती है। यानी जहाँ पर जो लोग रहते हैं, अगर उनको वो ज़रूरत ना मिले तो क्या होगा, उनकी ज़रूरत ना मिलेगी तो क्या उनकी संख्या बढ़ पाएगी? उनकी संख्या नहीं बढ़ पाएगी। अगर उनको रहने के लिए, अभी आप यहाँ पर देखिए, मनुष्य को ही रहने के लिए शेल्टर ना मिले, फूड ना मिले, तो क्या वो बढ़ पाएंगे? या उनको, मनुष्य को तो, यानी हम ह्यूमन बींग्स को तो ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, मेडिकल की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, और हमको तो आजकल तो बच्चों टेक्नोलॉजी भी की ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स है, कम्युनिकेशंस की रिक्वायरमेंट्स की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है। अगर आप अपने को ही देखिए, अपने को ही महसूस करिए कि आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट ज़रूरत ना पड़े। मेन तो सबसे बड़ी बात होती है फूड की रिक्वायरमेंट्स। ओके, फूड है, शेल्टर है, अगर ये दो चीज़ें ना मिले तो क्या कोई भी आगे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए रहना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, यानी अगर उसको फूड ही ना मिले तो क्या, जब फूड ना मिलेगा तो वो लीव रहना उसके लिए मुश्किल है, शेल्टर ना मिले तो उसके लिए लीव्स रहना मुश्किल है, अगर उसको मेडिकल अच्छे से ना मिले, अगर उसका मेडिकल की ज़रूरत है, अगर कोई बीमार है उसके लिए अच्छे से उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो क्या आगे सरवाइव कर पाएगा? इम्पॉसिबल। ओके बच्चों, तो यानी कि मनुष्य तो एक कॉम्प्लिकेटेड मैमल्स में हम लोग आते हैं। अगर आप एज ए नॉर्मल बात करिए बच्चों, नॉर्मल में जो हमारे जो नॉर्मल्स एनिमल्स हैं, अगर आप ले लीजिए डॉग को भी, कैट को भी, तो इस तरीके से कोई भी को अगर फूड और शेल्टर ना मिले तो वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यानी कि आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने में ही उनकी संख्या में वृद्धि होती है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम ये भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है और कुछ जीवों की तेज़ी से घट रही है। आप अपने एनवायरनमेंट में देखते होंगे कि कुछ की संख्या तो ज़्यादा दिखती है और कुछ जीवों की संख्या जो एनिमल्स की वो नहीं दिखती। हमारे देशों में बाघों की संख्या इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है। भाई, हम लोगों ने जो विलुप्त एनिमल पढ़ा था उसमें क्या था कि जो बाघों की संख्या है वो बहुत ही तेज़ी से कम हो रही। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनको वो आवास, वो फूड जैसी संसाधन वो नहीं मिल पा रहा, उनकी वो रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए फिर वो विलुप्त हो रहे हैं। ऐसा ही बाज, सोन चिरैया तथा अन्य कई जीवों के साथ है। अभी विलुप्त एनिमल में आपने 2-3 चीज़ें जानी ना, एक बाघ को जाना, एक बाज को जाना, एक सोन चिरैया को जाना, कई अन्य जीवों के साथ भी ठीक उसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधन की कमी होने लगी है। अगर आप कंपेयर करिए इन एनिमल्स और ह्यूमंस में, तो एनिमल्स की जो है, इनकी जो संख्या है वो कम है।
किसके कंपेयर में? ह्यूमंस के कंपेयर में। और ह्यूमंस की इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि आवास में और संसाधन में भी इनकी कमी होती जा रही है। यानी इनको शेल्टर करने के लिए क्या करेंगे? फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करके ये होम बना रहे हैं। जब ये होम बना रहे हैं फॉरेस्ट को कट करके, तो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स को, ढेर सारी वो एनिमल्स हैं, फिर उनको प्रॉब्लम जा रही है, वो किस तरीके से सर्वाइव करें? ह्यूमंस तो एनिमल से स्ट्रांग है, वो अपने को सर्वाइव कर ले रहा है, वो तो घर बना के रह लेगा। लेकिन अगर बाघ और जैसे जानवरों का अगर फॉरेस्ट कट हो जाएगा तो उनके को रहने के लिए तो वो जंगल ही है ना। अगर वो फूड उनको उस जंगल से ही मिलेगा ना। जब वो फूड और शेल्टर या उनके प्रजनन जैसी चीज़ें जब उनको अवेलेबल नहीं है तो ना उनकी संख्या बढ़ सकती है, ना ही वो आगे रह सकते हैं उसमें। फिर इसी तरीके से है कि जो है इसीलिए जंगल जो कटते जा रहे हैं, जंगल कट के बच्चों, फॉरेस्ट कट के शहर बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और इन्वायरमेंट्स जो है वो हमारा यानी खतरे में। जो हमारा इन्वायरमेंट्स है वो पूरा जो इन्वायरमेंट है ये एक साइकिल होती है। अगर किसी तरह की कहीं भी एक साइकिल को अगर वो उसमें कोई डिस्टर्ब हो या वो साइकिल वहाँ से लिंक उसका टूटे तो बाकी चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए, क्या मनुष्य की बढ़ती, एक पॉइंट है, क्वेश्चन है, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी में बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? यदि किसी जीवों की संख्या की अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? मान लीजिए जैसे यहाँ पर अभी मनुष्य की जो आबादी बढ़ रही है, अभी मैंने बताया वो फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को जब वो कट कर रहे हैं तो ये बाघ फिर कहाँ जाएंगे? इसी फॉरेस्ट में न रहते हैं तो उनकी संख्या पर उसका असर पड़ेगा, ना उनको फूड मिलेगा ना उनको शेल्टर मिलेगा। फिर यदि किसी जीवों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? अगर आप एक जीवों को की संख्या को बढ़ा दें, मान लीजिए आपने एज ए अगर फूड चेन पढ़ते हैं, फूड चेन में अगर आपने मान लीजिए बड़ा कम ज़्यादा कर दिया, मान लीजिए सांप की संख्या एकदम बढ़ती चली जा रही, मेंढक या इन जैसे चीज़ों जिनको सांप खाता है उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो क्या उस सांप को, स्नैक को उतना फूड अवेलेबल होगा? नहीं होगा। तो वो उसकी जीवों पर यानी किसी भी की संख्या अत्यधिक बढ़ जाए और किसी की संख्या घट जाए, यानी बैलेंस होना नेचर में बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर नेचर का स्मूथली चलना मुश्किल होता है। जो ये नेचर है हमारा, ये भी एक बैलेंस मांगता है। अगर ये अनबैलेंस हो जाए तो भी डिस्टर्ब है, इसमें सरवाइव कर पाना फिर मुश्किल है। तो किसी भी जीवों की संख्या बढ़ने पर अगर वृद्धि होती है तो भी गड़बड़ है, और किसी जीवों की संख्या कम हो जाए तो भी फिर गड़बड़ है। तो यदि किसी जीवों की संख्या अत्यधिक वृद्धि होगी तो क्या होगा? ये दो क्वेश्चंस है ना, इन दो क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? होमवर्क में करके मेरे पास सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बच्चों। यही दो सिर्फ दूंगी अभी आप लोगों की, यही दो क्वेश्चंस हैं। फिर आगे देखती हूँ, पढ़ाती हूँ। अगर और इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करिएगा? होमवर्क में करके होमवर्क में सेंड करिए। फिर है, इस प्रकार जीवों की संख्या एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति व बदलाव का एक कारण भी हो सकता है। जो जीवों की आवास व संसाधन है उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। क्या किसी प्रजाति में जीवों की संख्या वृद्धि इतनी तेजी से होती है? उसके लिए खास संसाधन यानी जैविक, अजैविक दोनों घटक, जैविक अजैविक दोनों घटक आप लोग अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे। ये जानने के लिए हम निम्न ग्राफों का उपयोग करेंगे। ये ग्राफ सन 1780 के दशक के में किए गए हैं। किसी प्रजाति की जीवों की संख्या की वृद्धि व उसके खास संसाधनों की मात्रा में तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों कि खाद्य आपूर्ति है, ठीक है ना, खास संसाधन की मात्रा और समय, और यहाँ पर है जनसंख्या और समय। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए दो ग्राफ आपके बुक में है। ओके, यहाँ पर है खाद्य की आपूर्ति या अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, यानी कि यहाँ पे खाद्य की पूर्ति नहीं हो रही, आपूर्ति है, और यहाँ पर जनसंख्या जो है वो अत्यधिक, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। तो इन दोनों ग्राफ को देखकर आपको ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर होमवर्क में सेंड करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि क्या खास संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है?
इन दोनों क्वेश्चन इसमें देखना है, इनमें से किसके बढ़ने की दर ज़्यादा है। बहुत इजी है, इन दोनों को सिर्फ हाँ ना में या फिर इस तरीके से एक लाइन के क्वेश्चन से बच्चों इसको आप करके होमवर्क में सेंड करिएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट पेज पे वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होती है तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं हो गया। वैज्ञानिकों ने ये कहा कि अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो फिर खाद्य संसाधन की क्या होगी, अनियंत्रित रूप से, तो खाद्य जो संसाधन है उसमें पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व, लड़ाई और कुछ जीवों मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। इनमें से इस तरह के जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। यानी कि देखिए किस तरीके से जनसंख्या में नियंत्रित होता है, जब जनसंख्या जो है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ जाए, ठीक है ना, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स फूड है अगर वो उनको ना मिले तो उससे क्या होगा, ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा होने लगती है, जैसे आपस में लड़ाई, और उनमें से कुछ जीव तो मर जाएंगे, कुछ बच जाते हैं। यानी कि आप फॉरेस्ट में देखते हैं कि जो आपस में लड़ाई होने लगती है आजकल इतनी ज़्यादा, इसीलिए फूड प्रोडक्शन हो रहा है बाय कॉर्प, ताकि लोगों तक क्या हो, उन तक ये फूड सप्लाई हो सके, पहुंच सके। लेकिन फॉरेस्ट वगैरह में क्या है कि जो एनिमल्स है वो वहाँ पर तो इस तरीके की बस वो उस फॉरेस्ट से ही पर ही वो अपने फूड को ले पाएंगे, ठीक है ना। इनमें से जो फूड को ले लेगा, यानी जो खाने को अच्छे से ले लेगा, या जो जैसे कहते हैं ना, शेर अगर शिकार कर ले अच्छे से और वो अपने खाने की ज़रूरतों को पूरा कर पाए तो वही ना बच जाएगा। बाकी दूसरे शेर अगर शिकार नहीं कर पा रहे हैं और वो तो क्या रह पाएंगे, फिर वो रह नहीं पाएंगे। तो उसमें जो शेर की प्रजाति शिकार कर लेगी, बच लेगी, वही आगे क्या होगी, बढ़ पाएगी। फिर और इसी तरीके से जीवों के, यानी कि इसी तरीके से आपस में जो जीवों की संख्या है इसी तरीके से नियंत्रित रहती है। मान लीजिए कि दो शेर हैं, उनको अगर एक ने शिकार कर लिया, उसको खाना रेगुलर मिल रहा है, दूसरा अगर नहीं कर पा रहा है, ढेर सारी जनसंख्या में, यानी संख्या उनकी ज़्यादा है शेरों की, और वो उसमें से कुछ शेर जो अच्छे से शिकार करके खाना ले पा रहे हैं, दूसरे नहीं कर पा रहे हैं, तो वही ना आगे सर्वाइव कर पाएंगे जो उस खाने को खा पाएंगे। बाकी जिनको फूड नहीं मिलेगा फिर वो क्या करेंगे, धीमे धीमे खत्म होते जाएंगे। फिर क्या जो जीव बच पाएंगे उनमें से कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा हुआ था या कोई क्या कारण रहा होगा? अब देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आते हैं कि जो बच पा रहे उनमें कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि मान लीजिए आपस में जो एनिमल्स जिनकी फूड को मार ले रहा है उनमें कुछ विशेषताएं हैं, वही ना बच पा रहे हैं। बाकी क्या है, जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट नहीं लड़ पा रहे हैं वो बच नहीं पा रहे हैं। जैसे कि जो जीव प्रकृति पर क्या इसका और इन्वायरमेंट का बहुत असर पड़ता है, जो अपने को इन्वायरमेंट की कार्डिंग ढाल लेता है वही आगे सरवाइव कर पाता है, बाकी उसमें सरवाइव नहीं कर पाते। अभी आप लोगों ने देखा था कोरोना वायरस जो बीमारी थी बच्चों, उनमें से बहुत से ह्यूमंस पे, बहुत से जो लोग थे वो खत्म हुए। क्यों? क्योंकि वो उस लड़ाई से नहीं लड़ पाए, उनकी बॉडी जो थी या इम्यून सिस्टम उस लड़ाई से नहीं लड़ पाया। बाकी कुछ लोगों ने लड़ के उससे निकल पाए उस बीमारी से, यानी वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल पा रहे हैं या उनका इम्यून सिस्टम इस बीमारी को पहचान पा रहा है तो वो बच पा रहे हैं। बाकी अगर जो कोई किसी का इम्यून सिस्टम या वो उसमें लड़ नहीं पा रहे हैं तो वो फिर क्या हो रहा है, फिर वो आगे उसमें ख़त्म हो जा रहे हैं। ये अभी मोटी सा एग्जाम्पल आप ही के सामने जो अभी हम लोग इस दौर से बच्चों अभी भी गुजर रहे हैं और अभी भी हम लोग इस तरीके की क्लासेस कर रहे हैं। तो बच्चे अपने को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालने के लिए आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप लोग घरों में रह के नहीं, थोड़ा सा प्ले करिए, एक्सरसाइज करिए, ओके, गुड फूड लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और आप लोग जो अच्छे से इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले फूड हैं उसको आजकल आप लोग लीजिए। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं नए क्वेश्चन। फिर क्या है कि क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? जो जीव हैं क्या
इनके ऊपर भी प्रकृति का या एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। जैसे डायनासोर, कहते हैं कि डायनासोर जो थे वो गर्म एटमॉस्फेयर, हॉट एनवायरनमेंट में यानी गर्म जलवायु में रहने वाले थे। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, थोड़ा सा माहौल ठंडा हुआ तो क्या हुआ कि बच्चों, जैसे जैसे पहले तो ये था कि ये गर्म जलवायु पर रहने वाले थे, फिर जैसे जैसे थोड़ा सा जलवायु में चेंजेस आए, पृथ्वी नहीं बच्चों, जलवायु में जो चेंजेस आए, थोड़ा सा उसमें जो थी वो कूल हुई जलवायु जो हमारी था, फिर उसमें क्या हुआ कि ये अपने आप को उस इन्वायरमेंट में नहीं ढाल पाए, डायनासोर वहाँ पर नहीं ढाल पाए और फिर वो धीमे धीमे डिस्ट्रॉय हो गए यानी ख़त्म हो गए। और ये था कि यानी कि जो इनका बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी ये प्रकृति इन्वायरमेंट में फिर ये रहने योग्य नहीं रहे, तो जीवों का प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे ऐसा ही कोई कारण रहा होगा? तो हाँ, डायनासोर की विलुप्ति के पीछे प्रकृति भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। और कहते हैं कि डायनासोर जब यानी कि इनको फूड की कमी भी होने लगी, धीमे धीमे जो थे इनको पूरा खाना भी नहीं मिलने लगा, क्योंकि इतनी विशालकाय थे कि इनको खाना ज़्यादा फूड खा तो इनके पास क्या होता था, फूड की धीमे धीमे कमी होने लगी और फिर इनको पूरी तरीके से खाना भी नहीं मिल पाया, ये एक दूसरे को ही नोच के खाने लगे। जब ये खाने लगे तो क्या हुआ, धीमे धीमे ख़त्म हो गए। तो देखिए 2 से 3 यहाँ पर मैंने आपको किया है, इन तीनों को ध्यान से सुनिएगा, ये जो है वो समझने वाली बात है बच्चों, ठीक। फिर क्या है, ये कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे, साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि जो बहुत से साइंटिस्ट थे वो यही सब सोच रहे थे और उनके आगे ये सवाल भी था कि कैसे प्रकृति में इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये है कि क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप से ही कहीं से डाल दिए गए हैं, मतलब उनका ये कहना था, वैज्ञानिक सोच रहे थे कि जो पृथ्वी है क्या जो ऐसे हैं जैसे कि क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप में ही कहीं से डाल दिए गए हैं, या प्रकृति पर जीव बच गए थे, उनमें बदलाव आया या विलुप्त हो गए। आप पहले के मानव और यानी आदि मानव और अब के मानव में देखते हैं तो ढेर सारा डिफरेंस में दिखता है ना। आप लोग इसको पीछे की क्लासेस में, बैक क्लासेस में बच्चों पढ़े होंगे कि पहले का मानव कैसा था, फिर धीमे धीमे उसमें कितने चेंजेस आए, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंज आया बच्चों, उसके क्या हुआ, काम के अकॉर्डिंग भी उसमें चेंजेस आए, ठीक है ना। क्या पहले के लोग इतना फ़ोन या कम्युनिकेशंस या फिर मोबाइल या फिर इतना कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं थे, यानी कि फिर वो दूसरे तरह से वर्क करते थे। लेकिन अब जो है, अब का जो आजकल का प्रेजेंट है बच्चों, प्रेजेंट में लोग घर बैठे ही कामों को कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो क्या अब और पहले के ह्यूमन बींग्स में एक लॉन्ग डिफरेंस था। आप लोग अपने जो सबसे पहले थे जिसको बोलते हैं पाषाण युग, उसमें तो ढेर सारा डिफरेंस आपको, वो तो आपको एज ए एनिमल्स जैसे दिखेंगे अब आप अगर आप देखेंगे तो, और अब तो ढेर सारा डिफरेंस है। तो बच्चों इसी तरीके से प्रकृति में हो सकता है कि बाद में जो अभी हम लोग जैसे हैं, हम लोगों में और बदलाव होते होते और मनुष्य में और ढेर सारा बदलाव होना शुरू हो जाए। अब हम लोग जो हैं फिर आगे जो अभी हम लोग जैसे दिख रहे हैं फिर उसमें बहुत ढेर सारा चेंजेस आए, क्योंकि इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे जैसे का वर्क चेंज होगा, वैसे वैसे ह्यूमन्स में भी चेंजेस होते हैं। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, यानी कि जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, उन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। अब वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि जो अभी भी प्रकृति में जो जीव हैं, यानी नेचर में जो पाए जा रहे हैं हमारे ऑर्गेनिज्म, ये कैसे इनका उत्पत्ति हुई, कैसे आए, क्या तो ये हुआ कि जो हमारे हम लोग ने बैक क्लासेस में देखा ना पिछली कक्षा में, जो कोशिकाएं होती हैं यानी सेल्स होती हैं, वो पूर्ववर्ती यानी कि कोशिकाओं से उत्पन्न होती है ना, और उन्हीं कोशिकाओं से यानी एक सेल से बहुकोश सेल्स बनती हैं, उस सेल से क्या होती है, बहुकोशिकीय जीव भी बनते हैं। फिर उसी समय से कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में चार्ल्स डार्विन और उनके अल्फ्रेड रसेल वेसल थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए।
तो हमारे एक वैज्ञानिक थे बच्चों, चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना, और अल्फ्रेड रसेल वेसल, उन्होंने जीव की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन दिए और सिद्धांत दिए। आइए हम डार्विन के अध्ययन व अनुभव को समझेंगे। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। आप लोग वीडियो को केयरफुली देखिएगा और होमवर्क को अच्छे से करिएगा। आप लोगों को बच्चों यहाँ पर कॉपी को कैसे बनाना है नोट्स के लिए, उसको व्हाट्सएप कर दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे। और बच्चों बहुत ही केयरफुली आप लोग अपने वीडियो को देखेंगे। अपनी स्टडी पर बच्चों पूरा कंसंट्रेट रखिए। जैसे भी आप लोगों की क्लासेस होंगी, अगर लगता है रेगुलर बेस पे रन हो तो रन किए जाएंगी। जैसा भी आगे बच्चों गाइडलाइन होगी, उसी गाइडलाइन के थ्रू हम लोग भी वर्क करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग वीडियो के थ्रू ही पढ़िए और जो PDF अगर लेसन दिया जाए उस लेसन को भी केयरफुली रीड करिए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।